एक छोटा सा गांव हरियाली से घिरा हुआ, कच्चे रास्तों और मिट्टी की दीवारों से बना एक ऐसा स्थान। एक और ठाकुर मनोज सिंह का 2 मंजिला पक्का मकान है, जिसकी छत पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाता है। और दूसरी ओर राम प्रसाद की टूटी फूटी झोपड़ी। राम प्रसाद एक मेहनतकश मजदूर, जिसने कभी सपनों की ऊंचाई नहीं देखी, लेकिन जमीर का आसमान कभी नीचा नहीं होने दिया। उसकी बीवी सीता और बेटा मोती ही उसकी पूरी दुनिया थे। मोती कक्षा 3 में पढ़ता था और दिल से बड़ा देशभक्त था। उसे झंडा फहराना बहुत अच्छा लगता था, पर उसका घर ऐसा नहीं था कि छत पर तिरंगा लग सके। माँ, इस बार हम अपनी छत पर तिरंगा फहराएंगे ना? बेटा, हमारी घर की छत तो है ही कहाँ, प्लास्टिक की चादर पर झंडा कैसे लगेगा? लेकिन माँ, स्कूल में मैडम कहती हैं कि हर भारतीय को तिरंगा फहराने का हक है। मोती की मासूम सी बात सीता के दिल में चुभ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सीता ने राम प्रसाद से बात की। सुनिए जी, मोती को तिरंगा फहराना है, इस बार कुछ कीजिए। उसकी आंखों में जो सपना है टूटने मत देना। सीता, छत पे तिरंगा तो जब लगे जब छत ही हो। इस झोपड़ी में छेद भी इतने हैं कि बारिश में पूरा आंगन नदी बन जाता है। तो क्या हुआ, एक दिन के लिए ही सही, कोई बांस कोई लकड़ी जोड़कर एक मंच ही बना दीजिए, तिरंगा तो लगेगा। राम प्रसाद चुप हो गया। भीतर कहीं वो भी चाहता था कि उसका बेटा गर्व से तिरंगा लहराए। अगले दिन वो अपने दोस्त बाबूलाल के पास गया। बाबूलाल, कुछ लकड़ियाँ और एक पुराना बांस चाहिए बेटा मोती के लिए। छत नहीं है लेकिन दिल तो है अपना भी देशभक्त। रामू, तू भी ना चल मेरे साथ, तेरे लिए सब होगा। तिरंगा तो हर घर का अधिकार है, चाहे वो मिट्टी का हो या संगमरमर का। राम प्रसाद और बाबूलाल ने पास की पुरानी खेत से कुछ बांस की लकड़ियां लाई। दोनों ने मिलकर झोपड़ी के पास एक कोना साफ किया और मिट्टी, ईंट और लकड़ी जोड़कर एक छोटा सा मंच तैयार किया। अब बस तिरंगा चाहिए था। पापा, अब हमारा भी मंच है, अब मैं भी तिरंगा फहराऊंगा। लेकिन मोती के चेहरे की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले दिन स्कूल में एक घटना हो गई। बच्चों, इस बार स्वतंत्रता दिवस की परेड में हर बच्चा हिस्सा लेगा और विशेष प्रस्तुति होगी। हर घर तिरंगा। मोती, क्या तुम अपने घर पर तिरंगा फहराओगे? हाँ मैडम, इस बार मैंने खुद का मंच बनाया है। तेरा घर है या गाय का तबेला, तिरंगा झोपड़ी पर नहीं फहराया जाता। मोती की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्कूल से लौटते ही खुद अपने हाथों से एक पुराना कपड़ा, उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग डाले और बीच में नीला चक्र बना दिया। ये क्या बना रहे हो मोती? माँ, ये हमारा तिरंगा है, असली नहीं है पर भावनाएं असली हैं। सीता की आंखें नम हो गईं। इधर गांव में ठाकुर मनोज सिंह अपनी हवेली की छत पर विशाल झंडा लगाने की तैयारी कर रहे थे। इस साल भी सबसे ऊंचा झंडा मेरे घर पर फहरेगा और बच्चे मेरी छत से देशभक्ति गीत गाएंगे। पिताजी, गांव के दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका क्या? आर्या, समाज में सबके हिस्से बराबर नहीं होते, ये बात समझो। आर्या इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसने उसी दिन स्कूल जाकर शोभा देवी से बात की। मैडम, क्या हम इस बार कुछ अलग नहीं कर सकते? सब बच्चों को एक समान मंच नहीं दे सकते? बिल्कुल आर्या, लेकिन ये सब ठाकुर साहब की अनुमति के बिना संभव नहीं होगा। वे ही गांव के संरक्षक माने जाते हैं। अब कहानी ने एक मोड़ लिया। दूसरी ओर मोती ने उस रात अपने हाथ से बनाया तिरंगा अपने छोटे मंच पर लगा दिया। उसे पता था ये सिर्फ कपड़े का झंडा नहीं, उसकी पहचान है। कल सुबह तेरा तिरंगा सबसे पहले फहरेगा मोती, और चाहे कोई आए या ना आए, मैं खुद तुझे सलामी दूंगा। अगली सुबह स्वतंत्रता दिवस आया। मोती, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है। हाँ माँ, आज मैं देश को सलामी दूंगा। पास से ही गुजर रही आर्या की नजर उस झंडे पर पड़ी जो कागज और रंग से बना था, लेकिन हवा में लहराते हुए किसी शान से कम नहीं लग रहा था। शोभा मैडम, मुझे मोती के मंच पर जाना है, ये झंडा सबसे खास है। गांव का सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसी वक्त गांव के कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ ठाकुर मनोज सिंह की हवेली जा रहे थे, पर आज पहली बार कुछ बच्चों के कदम मोती की झोपड़ी की ओर भी मुड़े। बच्चों की भीड़ धीरे धीरे राम प्रसाद की झोपड़ी के बाहर जमा होने लगी। शोभा देवी भी आई और आर्या, जो अब तक ठाकुर साहब की छत पर खड़ी थी, अपने कदम रोक न सकी और वो भी सीधे राम प्रसाद के घर की ओर बढ़ गई। इधर ठाकुर मनोज सिंह ने देखा कि कुछ बच्चे और गांव वाले उनकी हवेली से वापस जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सब कहाँ जा रहे हैं? हजूर, लगता है सब राम प्रसाद की झोपड़ी की ओर जा रहे हैं। वहाँ उसका बेटा कोई तिरंगा फहरा रहा है। एक झोपड़ी में तिरंगा और गांव वाले वहाँ, ये अपमान है मेरे सम्मान का। ठाकुर साहब का अभिमान तिलमिला उठा। उसने आर्या को घर में ना पाकर चिंता से अपने लोगों को भेजा, लेकिन उधर मोती के छोटे से मंच पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब बच्चे मोती के तिरंगे के सामने देशभक्ति गीत गा रहे थे। मोती, तुम्हारा झंडा आज पूरे गांव का सिर ऊंचा कर रहा है। ये तिरंगा है तुम्हारे साहस का। मैडम जी, हम गरीब हैं, पर देश से मोहब्बत कोई जात, पैसा या इज्जत नहीं देखती। और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, उसी वक्त ठाकुर मनोज सिंह अपनी जीप से राम प्रसाद की झोपड़ी के सामने आ पहुँचे।
राम प्रसाद, ये क्या तमाशा है? मेरे घर का झंडा नजरअंदाज करके ये भीड़ तेरे घर कैसे पहुंच गई? ठाकुर साहब, तमाशा नहीं है, ये देश प्रेम है। बच्चा चाहता था झंडा फहराना, हमने छत नहीं होने पर भी कोशिश की। ठाकुर साहब, मैंने स्कूल में सुना था कि तिरंगे को ऊंचा नहीं दिल से उठाना होता है। आप नाराज हैं? बेटा, तुझे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, पर गांव की इज्जत मेरी हवेली से जुड़ी है। पिताजी, गांव की इज्जत अब इस झोपड़ी से भी जुड़ चुकी है। इन्होंने हमें सिखाया कि झंडा सिर्फ लहराना नहीं, जीना भी होता है। ठाकुर कुछ पल के लिए चुप रहे। वो झोपड़ी को, उस तिरंगे को और बच्चों की उत्साहित भीड़ को देखते रहे। उनकी कठोर आंखें नरम पड़ी। राम प्रसाद, माफ करना, मैं भूल गया था कि देशभक्ति किसी हवेली की छत से नहीं, हौसले की जमीन से पैदा होती है। गांव के लोग चकित थे। आज पहली बार ठाकुर साहब का गुरूर देश के झंडे के आगे झुक गया। बेटा, ये तिरंगा हर साल तेरे घर फहरेगा और अगली बार पूरे गांव का झंडा तेरे घर से उठेगा। धन्यवाद ठाकुर साहब। उस दिन शिवपुरा गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। तिरंगा अब सबसे ऊंची छत पर नहीं, सबसे सच्चे दिल वाले घर पर फहराया जाने लगा। कभी कभी छत नहीं होती, लेकिन ख्वाब आसमान छूते हैं। गरीब की झोपड़ी में जब तिरंगा लहराता है, तब वो घर नहीं, एक मंदिर बन जाता है और झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं, आत्मा बन जाता है। शिवपुरा के बच्चे अब जानते हैं, देशभक्ति कोई किताब में लिखी लाइन नहीं, बल्कि वो भाव है जो किसी मोती की आंखों से झलकती है।